बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। पहले दीपू, फिर गोपाल और ना जाने कितने हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अब हिंदू चुप नहीं बैठने वाला और ये भारत के हिंदुओं ने बता भी दिया है। हाथों में यूनुस के खिलाफ पोस्टर है। बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ हिंदू दिखाई देगा। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन की हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश और कट्टरपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बैरिकेड तोड़ दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ रहे हैं और ये दूसरा बैरिकेड। प्रदर्शन की जानकारी थी जिसके लिए पहले ही भारी फोर्स तैनात थी। बैरिकेड्स लगे हुए थे, लेकिन हिंदू संगठनों को ना वो फोर्स रोक पाई ना पुलिस बल। एक के बाद एक बैरिकेड्स तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते चले गए। गुस्सा बता रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये संदेश उन कट्टरपंथियों को है जो हिंदुओं को कमजोर समझ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में हुआ ये प्रदर्शन एक संदेश है यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों को। संदेश ये कि अगर इसी तरह हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा तो जल्द ही हिंदुओं की आक्रोश की ज्वाला से बांग्लादेश को भस्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बांग्लादेश में चंद कट्टरपंथियों की टोली हिंदुओं को निशाना बना रही है, लेकिन शायद उन्मादियों को हिंदुओं की ताकत का अंदाजा नहीं। भारत के सनातनी अगर एकजुट हुए तो फिर बांग्लादेश अपने किए पर पछताएगा और उसके पछताने की शुरुआत हो भी गई है। रूल्स थोड़े बदले जाएं ताकि जो भी हिंदू है वो सेफ होके हमारे घर वापस आ सके। बांग्लादेश में एक छोटा राष्ट्र बनाया जाए जो हिंदुओं के लिए उन्हीं की मातृभूमि पे सेफ हो। बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए, हम जान देने के लिए भी तैयार है। भारत सरकार को थोड़ा कड़ा संदेश देना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हुई तो आप ऑल आइज ऑन गाजा तो करते हैं उन आतंकवादियों के लिए जो कि एक आतंकवादी घटना के बाद में जिन पर कार्य हो रहा था, पर हमारे हिंदुओं की चिंता किसी को नहीं है। ये हुंकार हिंदुओं की है जो हिंसा के खिलाफ जाग चुका है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश का माहौल है। हिंदू संगठनों और जनता ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। शहर शहर प्रदर्शन भी आज देखने को मिला। आपके सामने 3 राज्यों की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म से भारत का हिंदू आखिर कितने गुस्से में है। भोपाल में हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। बजरंग दल की अगुवाई में हिंदुओं ने हुंकार भरी और कट्टरपंथियों को बांग्लादेश में घुसकर सबक सिखाने की बात कही। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूका। बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बांग्लादेश की घटना को लेकर भारत के हिंदुओं के लिए चेतावनी भरा संदेश दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर हिंदुस्तान में जनता के बीच आक्रोश देखने को मिला। भारत सरकार से कट्टरपंथियों के कब्जे में आ चुके बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग भी हुई। शहर शहर में मोहम्मद यूनुस के पुतले भी जलाए गए। हिंदुस्तान के शहर शहर भड़का ये आक्रोश बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर गुस्से की आग बन गया है और उस आग में बांग्लादेशियों के कट्टरपंथियों का दहन निश्चित है। हिंदुओं में गुस्सा कट्टरपंथियों के साथ साथ वहां की यूनुस सरकार को लेकर भी है, क्योंकि कट्टरपंथियों के आगे वो पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं तत्काल संयुक्त राष्ट्र को लिखा जाए, इसको सर्वोच्च जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें यह मुकदमा चलाया जाए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। सरकार से मांग की जा रही है कि त्वरित वहाँ पर कार्रवाई हो और हमारे हिंदुओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए वहाँ के सरकार के ऊपर दबाव बनाए। पूरे देश की बस एक ही आवाज है, हिंदुओं का खून बहाने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को ऐसी सजा दी जाए कि वो एक नजीर बन जाए। बांग्लादेश में जो हालात पैदा हो गए हैं वैसे ही हालात ठीक 1 साल पहले भी बने थे, जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था और यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी। और उसी के बाद से हिंदू और सनातनियों को टारगेट किया जाने लगा और उस वक्त के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भविष्यवाणी की थी। जो काम संभव में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, डीएनए एक जैसा है। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व। करीब 1 साल पहले सीएम योगी ने भविष्यवाणी की थी। हिंदुओं को बताया था कि एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि जो हालात बांग्लादेश में बने हैं वैसा ही भारत में करने की ताक में लोग हैं, इसीलिए एकजुटता की जरूरत है।
अब योगी का वो बयान सच हो रहा है, बांग्लादेश में फिर हालात वैसे बने हैं। लेकिन सीएम की एकजुटता वाली उस बात का असर भी दिख रहा है। देश का सनातनी एक नजर आ रहा है। दीपू दास जैसे हिंदुओं की लिंचिंग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई, वही भारत बांग्लादेश को मिटाने की ताकत भी रखता है। ये यूनुस को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए भारत के साथ दुनिया के हिंदुओं ने कट्टरपंथियों का सिर कुचलने का नारा बुलंद किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जहां पूरा देश एकजुट है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आज कुछ ऐसा ही बयान दे दिया जिससे वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को भारत में अल्पसंख्यक पर अत्याचार का रिएक्शन बता रहे हैं। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो है जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। जब भी भारत पर हमला होता है तो दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ होते हैं। जब भी हिंदुओं पर अगर बांग्लादेश में अभी हमला हो तो दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तान की घटनाएं याद आती हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर बांग्लादेश मुद्दे पर नए सियासी रण तय है। अनंतनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन, पंजुल्ला सालिया इलाके में सर्च ऑपरेशन करने की बड़ी खबर। सर्च ऑपरेशन में एसओजी की टीमें तैनात। ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल। अनंतनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बर्फ की आड़ में घुसपैठ की कोशिश लगातार विदेशी आतंकवादियों के द्वारा होती रही है और इसी को देखते हुए सर्च ऑपरेशन में एसओजी की टीम को तैनात किया गया है। 24 घंटे पहले सीडीएफ आसिम मुनीर ने अल्लाह अल्लाह किया था और अब पाकिस्तान के ही मौलाना ने मुनीर के खिलाफ मजहबी युद्ध छेड़ दिया है और सबसे शक्तिशाली शख्स के दोगलेपन की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। ये पाकिस्तानी जमीयत उलेमा ए इस्लाम अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान है, जो लाहौरी में बैठकर आसिम मुनीर के दोगलेपन के लिए उसे नंगा कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो खुद दोगला है, भारत विरोधी बयान देता है, उसे डर अपनी पहचान खत्म होने का है, क्योंकि मुनीर ने सीडीएफ बनकर खुद को सबसे शक्तिशाली बना लिया है। यानी मुनीर का हर ऑर्डर ही फाइनल है। ऐसे में अब पाकिस्तानी मौलानाओं को अपनी मजहबी दुकान का शटर डाउन होते दिखने लगा है। यही वजह है कि उन्होंने मुनीर की खिलाफत के साथ मजहबी युद्ध छेड़ दिया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर के धर्मांतरण के इरादे का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि इसने एक हिंदू लेडी डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया। ऐसा न करने पर वो उसे टॉर्चर किया करता था। धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले इस डॉक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है, तो वहीं एफआईआर उस पर हो चुकी है और इतना ही नहीं, पूरे मामले की हाई लेवल जांच की जा रही है। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। केजीएमयू प्रशासन ने पूरे मामले की छानबीन की तो इनके जुल्मो सितम से भी पर्दा उठ गया। आरोपी मुस्लिम डॉक्टर उत्तराखंड का रहने वाला है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। धर्मांतरण से मना करने पर टॉर्चर करने लगा। पहले भी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा के शादी की गई थी। उस लड़की को किसी ने बताया कि वो लड़का पहले से ही एक शादी कर चुका है और शायद वो हिंदू लड़की थी और उसको शादी करने के बाद उसका धर्मांतरण कराया। इस डॉक्टर की शिकायत परिजनों ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर की थी, जिसके बाद डॉक्टर पर योगी का हंटर चला है। कोडीन कफ सिरप पर शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसे लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगे हैं, जिसमें सपा को विकास और मेडिकल से तो बीजेपी को ड्रग माफिया और बुलडोजर से जोड़ा गया है। इस पोस्टर को दो हिस्से में देखिए। बाई ओर पीडीए और दाई ओर एनडीए लिखा है। पोस्टर के बीच में लिखा है, फर्क साफ है। एक तरफ पीडीए का फॉर्मूला है, जिसमें पी का मतलब पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज लिखा है, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब अलायंस। वहीं एनडीए में एन का मतलब नेशनल ड्रग, डी का मतलब डिफॉल्टर माफिया और ए का मतलब अलायंस बताया गया है। पोस्टर में दोनों तस्वीरें भी उसी से मिलती जुलती है। सपा की ओर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल है। एनडीए वाले हिस्से में गाड़ियां, बुलडोजर और कोडेन कफ सिरप के साथ साथ मास्टरमाइंड का घर दिखाया है। ये पोस्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव ने लगवाया है, क्योंकि कल जिस तरह से विधानसभा में सीएम योगी ने कोडीन मामले पर सपा को जिस तरह से घेरा, ऐसे में सपा का पलटवार आना लाजमी था। और बात पते की में इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायली सेना ने पत्रकारों को निशाना बनाया है। यरूशलेम के पास आंसू गैस से हमला किया गया है। स्टन ग्रेनेड से पत्रकारों पर यह हमला हुआ है। फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर को कवर कर रहे थे ये पत्रकार। इजरायली सेना ने ग्रेनेड अटैक किया है पत्रकारों के ऊपर। यरूशलेम में ये
न्यूज स्टोरी कवर करने के लिए ये पत्रकार पहुंचे थे। आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड से इनके ऊपर हमला बोल दिया इजरायली सेना ने। यरूशलेम एक धार्मिक स्थल है और पत्रकार यहां पर पहुंचे थे फिलिस्तीनियों के हालात को जानने के लिए, समझने के लिए, उस स्टोरी को कवर करने के लिए, और उसी दौरान इजरायली सेना ने इन पत्रकारों के ऊपर हमला बोल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो केंद्र सरकार को जरूर घेरते हैं। इस बार भी वो बर्लिन पहुंचे और मोदी सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दिल्ली के तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर बर्लिन में राहुल गांधी ने स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था और केंद्र सरकार को बेरोजगारी पर घेरते हुए कहा कि बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। On the question of jobs, there is only one way that you can produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि देश का अपमान करना ही उनकी पहचान है। संस्थाओं का अपमान, सेना का अपमान, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान, देश की ताकत का अपमान और चाइना का गुणगान, यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी विदेशी जमीन से बीजेपी को घेर चुके हैं। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सोमवार को उस समय हालात बेहद बिगड़ गए जब लंबे समय से चल रही बेदखली की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया और हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जमीन की लड़ाई किस हद तक जा सकती है। स्थिति ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। हालात जब हाथ से निकल गए तो पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कार्बी आंगलोंग वीजीआर और पीजीआर की जमीन से गैर कानूनी कब्जा करने वालों को हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, तभी ये हिंसक प्रदर्शन हो गया। लेकिन अब यहाँ शांति है। पुलिस ने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी। पश्चिम कार्बी आंगलोंग एक आदिवासी बहुल पहाड़ी जिला है जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ कार्बी जनजाति की आबादी बहुसंख्यक है। इस क्षेत्र में पीजीआर और वीजीआर भूमि को चराई के लिए आरक्षित माना जाता है, जहाँ गैर जनजातीय लोगों का कब्जा नियमों के तहत प्रतिबंधित है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में आग का तांडव देखने को मिला है। 2 मकानों में भीषण आग लगी है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें आप देखिए 2 घरों में किस तरीके से आग लगी है। उत्तरकाशी की ये तस्वीर, सारा सामान जो इस घर में रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। लकड़ी के घर यहाँ पर बनाए जाते हैं अमूमन, और देखिए किस तरीके की भीषण आग इसमें लगी है। घर में जो सामान रखा हुआ था वो सब जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर और उसके करीबियों का हिसाब किताब जारी है। योगी प्रशासन हर वो चीज मिटा देगा जो अवैध है और जिसका 26 सितंबर की हिंसा से कोई कनेक्शन है। अब रेडार पर मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग का बारात घर आया है। बरेली के फरीदापुर में योगी के बुलडोजर ने पूरे बारात घर को कई बुलडोजर से मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पहले आप 5 अलग अलग कैमरों से पीले पंजे का प्रहार देख लीजिए, कैसे आलीशान बारात घर मलबे में तब्दील हो रहा है। जो वाजिद बेग का है बारात घर है, ये बिना मंजूरी के बनाया गया, उसकी तस्दीक कार्रवाई की जा रही है। बस जांच में अवैध मिला तो मियां वाजिद बेग के अवैध बारात घर के बाहर योगी के बुलडोजर खड़े हो गए। पहले मेन गेट को जमींदोज करने का काम शुरू किया गया और उसके बाद बुलडोजर अंदर भी पहुँच गया। बारात घर बड़ा था तो लाजमी है कि बुलडोजर भी ज्यादा ही चाहिए होंगे। अंदर 2 बुलडोजर हिंसा की गवाही देती है कि ईंट को तोड़ते हुए खंडर बना रहे थे, तो पीछे और बाहर भी पीला पंजा अपनी फुल स्पीड में गरज रहा था। हिंसा का मास्टरमाइंड जेल में बंद है, लेकिन इस एक्शन की आवाज उसकी धड़कनें बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी का आदेश एकदम साफ है। प्रदेश में कुछ भी अवैध नहीं बचेगा और इसीलिए शहर शहर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। खासकर माफिया अपराधियों की अवैध संपत्ति बुलडोजर के टारगेट पर है। बुलडोजर आक्रमण की ये तस्वीरें बता रही है कि यूपी में अवैध कब्जे का क्या हाल होता है। बाबा का बुलडोजर गरजता है तो अवैध कब्जा जमींदोज हो जाता है। खासकर माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर इंसाफ होता है। जहरीले सिरप सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल के वाराणसी में काले साम्राज्य को गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ ऐसी ही बुलडोजर तैयारी फर्रुखाबाद में हो रही है, जहां 40 करोड़ की सरकारी जमीन को भू माफिया से मुक्त कराने का बुलडोजर प्लान तैयार है। इसके अलावा बागपत से कानपुर तक अतिक्रमण को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है।
कानपुर में हाईवे किनारे बुलडोजर चला तो बहराइच में तालाब की जमीन पर अवैध दुकानें तोड़ी गयी, तो वहीं सीतापुर में 27 करोड़ की खलिहाल की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गुजरात के नाडियाद में आज प्रशासन का महा एक्शन देखने को मिला। यहां बुलडोजर की गूंज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लंबे समय से विवादों में घिरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज प्रशासन का हथौड़ा चला। वीडियो में नजर आ रहे एक जर्जर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तकरीबन 48 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि ये कार्रवाई मामूली नहीं थी। क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 बुलडोजरों ने एक साथ मोर्चा संभाला। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और यह कदम अचानक से नहीं उठाया गया, बल्कि बरसाती नाले पर बनी दुकानों को लेकर दुकानदारों को 22 दिसंबर तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। जल्द से जल्द 6 महीने के अंतराल में सब दुकानदारों को इत्तला करके वो व्हीकल की व्यवस्था देके ये आज बिल्डिंग की डिमोलिशन कामगिरी चल रही है। तय समय तक जगह खाली नहीं की गई तो आज इस जर्जर इमारत को धराशायी कर दिया गया। बुलडोजर चलते ही इलाके में लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन कार्रवाई से ये साफ है कि अल्टीमेटम के बाद लापरवाही की कोई जगह नहीं। दिल्ली के पटपड़गंज से पार्षद का एक बदसलूकी करने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद सियासत और जिम्मेदारी पर बड़े सवाल गंभीर खड़े होते हैं। आखिरकार मैडम पार्षद को अपने किए की माफी मांगनी पड़ी। वीडियो में पटपड़गंज से पार्षद रेणु चौधरी हैं, जो एक अफ्रीकी मूल के फुटबॉल कोच से अभद्र भाषा में बात करती नजर आ रही है। मैडम ने कोच को हिंदी सीखने की वार्निंग दे डाली। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सब पार्क छीन लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। जिसका वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया। विवाद बढ़ता देख रेणु चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी। जिम्मेदारी को करते हुए मैं उसका पालन कर रही थी। अगर मेरे शब्दों से किसी को भी दिक्कत हुई है उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या माफी से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और क्या राजधानी में विदेशी नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अल्मोड़ा दौरे के दौरान सुबह सुबह रानीखेत पहुंचे। यहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर रानी झील की खूबसूरती का आनंद लिया। साथ ही बाजार में चाय पर आम लोगों से सीधे चर्चा भी की, उनकी समस्याओं को भी सुना। स्वच्छ हवा, हरियाली, देवदार चीड़ के जंगलों के बीच सीएम धामी मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। इस शांत वातावरण में सीएम ने रास्ते में मिले युवाओं से बातचीत की और फिर आगे बढ़े और चौक पर लगे आई लव रानीखेत बोर्ड के पास फोटो खिंचवाई। इस दौरान दिल्ली से आए पर्यटकों से भी मुलाकात की। पर्यटकों ने उत्तराखंड की यात्रा को लेकर अपना अनुभव साझा किया। साफ सुथरा शहर, बहुत अच्छा लगा। कल रानी के वहीं से आ रहे थे, हम जिम कॉर्बेट से ऊपर और रास्ते में पता चला आप भी यहीं आए हैं तो हम तो यहीं रुक गए। घूमते घूमते सीएम धामी नेगी टी स्टॉल पर पहुंचे। वहां चाय की चुस्की संग फैन का आनंद लिया और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का फीडबैक भी लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने बिजली विभाग के अधिकारियों के घर की बिजली काट दी, क्योंकि उन्होंने बिजली की समस्या ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। लेकिन जब परेशानी ठीक नहीं हुई तो विधायक जी खुद ही खंभे पर चढ़ गए। 4 से 5 लोग साथ में हैं, एक हाथ में सीढ़ी भी है और बीच में विधायक वीरेंद्र प्लास लेकर चल रहे हैं। अब प्लास विधायक जी के पैंट में लगा है। इसके बाद एक खंभे पर सीढ़ी लगाई जाती है। विधायक वीरेंद्र जाती उस पर चढ़ते हैं और बिजली सप्लाई काट देते हैं। इसके बाद एमएलए साहब एक और बिजली कर्मचारी के घर पहुंचते हैं, सीढ़ी के सहारे छज्जे पर, और फिर वहां से छत तक पहुंच जाते हैं। यहां भी वो बिजली कनेक्शन काट देते हैं। ऐसे ही विधायक जी कई बिजली कर्मियों के घर की लाइट काटते हैं। ये भी कहा था कि अगर आप बिजली में सुधार नहीं करेंगे तो मैं किसी भी दिन आऊंगा और आपके आवास की बिजली काट दूंगा। अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो इनकी पूरी की पूरी लाइन उतार करके नीचे डाल देंगे अब की बार। उधर विधायक जी का ये रूप देखकर बिजली कर्मचारी हैरान है, तो वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और एमएलए के इस कदम की सराहना की जा रही है, तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सड़कों पर कार सवार हुड़दंग करते नजर आए। 1 या 2 नहीं बल्कि 5 गाड़ियों में सवार ये हुड़दंगी अपने साथ राहगीरों की भी जान जोखिम में डालते चलते रहे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे 5 गाड़ियों में सवार ये हुड़दंगी G20 रोड पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। कार की खिड़कियां खुली हैं और उत्पाती उस पर बैठे हैं। उनके शरीर का आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ है। गलत तरीके से 5 गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार सड़क पर लहरा रहे हैं, बार बार एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं।
अपने साथ साथ दूसरे राहगीरों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इनकी वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दी, जो योगी फोर्स के पास पहुंची और अब पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना होगा कब तक यूपी पुलिस इनका पक्का इलाज करती है। समय की बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, बीएमसी के रण में अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे। ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिलाया है, संजय राउत ने तस्वीर भी शेयर की है। दोनों दलों में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। अब ये गठबंधन कितना करिश्मा जमीन पर दिखा पाएगा बीएमसी के चुनाव में, ये तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन ये एक बड़ा गठबंधन जरूर कहा जा सकता है दोनों भाइयों का एक लंबे समय अंतराल के बाद। 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को ना बख्शने की बात दोहराई थी। बयान भले ही कोडीन सिरफ के अपराधियों के लिए दिया था, लेकिन मैसेज हर अपराधी को था और उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे सही भी साबित कर दिया। महज 24 घंटे के अंदर कई इनामी अपराधियों का उपचार कर दिया गया। कोई भी बचने नहीं पाएगा, जो भी अपराधी होगा। सीएम का ये मैसेज हर अपराधी को है, क्योंकि अपराध होता है चाहे वो कोडीन तस्करी से जुड़ा हो या फिर हत्या से या फिर लूट से। योगी के इस बयान के बाद सीतापुर पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को लंगड़ा बना दिया। हत्या लूट जैसे मामलों में फरार अपराधी पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने चलने के लायक ही नहीं छोड़ा। तो वहीं मथुरा में भी एक्शन देखने को मिला और 25,000 के फरार अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी को अरेस्ट किया गया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोवर्धन पुलिस और एसओजी ने कार्रवाई की। ठंड के मौसम में पीतल बुलेट वाली गर्मी बागपत में पुलिस के लूट के आरोपी जुनैद को दी। मुठभेड़ के बाद लूटी जेवर और कार भी बरामद किए गए। श्रावस्ती में 3 बदमाश पकड़े गए, जिनमें 25,000 का इनामी तो कंधे के सहारे चल रहा है। बाकी 2 गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो फिर अपराध छोड़ना होगा। इसका असर ऐसा ही है कि उन्नाव में 21 अपराधियों ने अपराध से तौबा कर ली और जीवन भर मजदूरी करने की कसम खाई। सीएम के इसी सख्त बयान के बाद उन्नाव के अपराधी समझ गए हैं कि जुर्म छोड़ने में ही भलाई है, इसीलिए हाथों में तख्ती लेकर मजदूरी करने की कसम खाने लगे। ऑपरेशन दस्तक के तहत 21 अपराधियों ने शपथ ली कि वो मजदूरी करेंगे, जुर्म नहीं। हालांकि पुलिस ने उन्हें कसम दिलाने के साथ वार्निंग भी दी। अगर तुम अपराध में पाए, कानून भी नया है, सख्ती भी नया है, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं जाएगी। जबरदस्त तरीके से सहारा होगा अगर आपने अपराध किया। जुर्म का रास्ता छोड़ने की चाह रखने वाले इन अपराधियों का पुलिस ने फिजिकली आइडेंटिफिकेशन किया, नाम दर्ज किया और पूरी शीट तैयार कर ली। अब अगर भविष्य में इन अपराधियों का किसी भी अपराध से कनेक्शन मिला तो योगी फोर्स वाले स्टाइल में इलाज होगा, क्योंकि ये योगी का यूपी है। ओडिशा से साल खत्म होते होते एक अच्छी खबर आई। यहाँ इस साल का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। पुलिस की मौजूदगी में ऐसे कुख्यात नक्सलियों ने अपने हथियार डाले जिन पर लाखों रुपए का इनाम था। इन सभी का एनकाउंटर हो सकता था और उससे पहले ही इन सभी ने घुटने टेक दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बल्कि 22 कुख्यात नक्सलियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए हैं, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए कैसे मलकानगिरी के जंगलों में आतंक मचाने वाले ये नक्सली लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मुख्य धारा से ये लोग जुड़ेंगे। किसी के हाथ में AK-47 तो किसी के हाथ में इंसास, तो कई 303 बोर की राइफल लिए हुए हैं। इस दौरान पुलिस जवानों के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक-एक कर नक्सलियों को मंच पर बुलाया गया और उनसे आत्मसमर्पण कराया गया। नक्सलियों ने कुल 9 बड़े हथियारों के साथ सरेंडर किया, जिनमें 2 इंसास, 2 SLR, 3 नॉट 3 राइफल्स और 2 सिंगल शॉटगन शामिल हैं। बता दें कि ये सभी नक्सली केरलापाल एरिया कमेटी और जगरगुंडा एरिया कमेटी के सदस्य हैं, जो सुकमा और बीजापुर और दंतेवाड़ा के रहने वाले हैं। राजस्थान के सीकर में गौहत्या और गो तस्करी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च निकालते हुए हिंदूवादी नेताओं ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा और मांगे न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बुलाए इस आक्रोश मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और गौ हत्या करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत है कि सीकर में गौ हत्यारों के खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। गौ तस्करों को पकड़ करके उनके साथ में कानूनन जो भी न्याय होता है वो किया जाए, लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि जब हम किसी गौ तस्करों के पीछे लगते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो उल्टा हमारे युवा साथियों पर, बजरंगियों पर ही उनके साथ में दुर्घटना करते हैं और उसके साथ साथ उनके ऊपर ही FIR दर्ज हो रही है। हिंदूवादी नेताओं ने गौ हत्या नहीं रुकने पर एक बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है।
आधा दिसंबर बीत चुका है और अब सर्दियों का असली सितम जिसे कहा जाए कि वो शुरू हो चुका है। मैदानी इलाके भारी ठंड और कोहरे की चपेट में हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सर्दी का मौसम ऐसा है कि खून भी जम जाए। दिल्ली से लेकर बिहार तक शीतलहर के साथ ही कोहरे का प्रकोप जारी है। हवाएं इतनी ठंड से चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर आग है। यूपी में तो सुबह 8-9 बजे तक लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग अलाव जलाकर खुद को शीतलहर से बचा रहे हैं। अयोध्या में हाड़ कांपने वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है। बदली और कोहरे में पूरा शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है, तो वहीं 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी सर्दियों से जिंदगी बेहाल है। आलम यह है कि सर्दियों से लोगों को बचाने के लिए जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं। आपका आने वाला क्रिसमस और नया साल बेहद कड़ाके की ठंड के साथ बीतने वाला है, तो आप सावधान हो जाइए और खासकर बुजुर्ग और बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें। दिल्ली की जहरीली हवा, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड हर कदम पर एक चुनौती बन रही है। कर्तव्य पथ पर हो रही रिहर्सल परेड पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर में रिहर्सल कर रहे जवान छिप गए, लेकिन उनकी कदमताल की धुन जरूर सुनाई दी। धुंध और शीतलहर के बीच भी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल लगातार जारी है। भारतीय सशस्त्र बलों के जवान पूरे जोश, अनुशासन और समर्पण के साथ कदमताल का अभ्यास कर रहे हैं। ठंड और कोहरे में विजिबिलिटी कम है और इसी के बीच जवानों के कदमों की गूंज कर्तव्य पथ पर सुनाई दे रही है। कुछ सेकंड ठहरने के बाद कोहरे को चीरकर आते हुए जवान दिखाई देते हैं। प्रदूषण के चलते सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली का तापमान गिरा हुआ है। 26 जनवरी 2026 की परेड के लिए यह अभ्यास बेहद अहम है, जहां देश दुनिया के सामने भारत की सैन्य शक्ति, अनुशासन और गौरव का प्रदर्शन होगा। ठंड, धुंध और प्रदूषण कर्तव्य पथ पर जवानों की तैयारी को ढक रही है, लेकिन ये जज्बा दिखाता है कि देश की शान पर मौसम की मार कभी भारी नहीं पड़ सकती। एक तरफ कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। दिसंबर आधा बीत चुका है और बर्फबारी अभी भी इंतजार करवा रही है। हालात ये हो चुके हैं, इस बार हिमाचल में ड्राई स्पेल ने सर्दियों के मजे फीके कर दिए हैं। वाले कुछ इलाकों को छोड़ दे तो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। शिमला के कुछ इलाकों में स्कैंडल पॉइंट पर रुई बिछाकर बर्फ जैसा नजारा तैयार किया गया है। बर्फ की आस लेकर शिमला पहुंच रहे सैलानी अब असली बर्फ की जगह नकली बर्फ के साथ फोटो खिंचवाने को मजबूर हैं। अजीब सा फील कर रहे हैं। क्यों अजीब क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि पहले जब लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे स्नो फॉल हुई थी और अब यहाँ पे नकली स्नो मिल रही है। शिमला में अब ये नकली बर्फ ही सैलानियों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी भी साफ झलक रही है। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सैलानियों की व्हाइट क्रिसमस और बर्फ के साथ नए साल के जश्न की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब, कहां और कैसे थम जाए। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ 23 साल के देवकी नंदन को दिल ने उस समय दगा दे दिया जब वो खुशी से नाच रहा था। यहाँ सेक्टर 75 में डी मार्ट मॉल में एक कार्यक्रम के दौरान युवक डांस कर रहा था। देखिए कैसे मॉल के बेसमेंट में डीजे की धुन पर कर्मचारी डांस कर रहा है। माहौल पूरी तरह खुशनुमा लग रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में जश्न मातम में बदल गया। डांस करते करते देवकी नंदन अचानक लड़खड़ाता है और सीधे जमीन पर गिर पड़ता है, फिर वो उठता ही नहीं। ये पूरा वाकया बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ते हैं? तो उसकी वजह है सर्दी में ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, खून गाढ़ा होना, हाई ब्लड प्रेशर, कम फिजिकल एक्टिविटी करना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना और ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाना। और ठंड में दिल की देखभाल करने के लिए ठंडी हवा में जाने से बचें, गर्म कपड़े पहने, समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक कराएं, हल्का खाना खाएं, ज्यादा पानी पिएं और फिजिकल एक्टिविटी करें। आपके घर के बाथरूम में अगर गैस गीजर है तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए। जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गैस गीजर के कारण एक बड़ा हादसा हो गया और बाथरूम में दम घुटने से पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। रेणु सक्सेना बाथरूम में नहाने गई थी। बताया जा रहा है कि उनका हाथ टूटा हुआ था, जिसकी वजह से पति उनकी मदद करने के लिए बाथरूम में अंदर गए। इसी दौरान गैस गीजर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और दम घुटने के कारण दोनों अचेत हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति पत्नी की मृत अवस्था में बॉडी वहाँ मौजूद थी और जो बाथरूम अंदर से बंद था तो उसको तोड़कर देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि अंदर गीजर की गैस लीक होने की वजह से ये घटना हुई है।
गैस गीजर आप भी अपने घर में चलाते हैं तो इन सावधानियों को बरतें। बाथरूम में वेंटिलेशन जरूरी है, एग्जॉस्ट फैन चालू रखें, बिना सर्विस गीजर ना चलाएं, ISI मार्क का पाइप लें और CO डिटेक्टर जरूर लगाएं। अगर आपका बच्चा भी बिस्किट्स बड़े शौक से खाता है तो फिर ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां ओरियो बिस्किट समेत कई फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बदलकर दुकानों में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने जो फैक्ट्री में रेड की तो यहाँ चल रहे गोरख धंधे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर फूड प्रोडक्ट की गुणवत्ता से खिलवाड़ हो रहा था। अब जरा ये देखिए, ओरियो बिस्किट के ढेर लगे हैं। इन पैकेट्स को देखकर लोग अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि इन पैकेट्स में जो बिस्किट हैं वो उनके बच्चों के लिए जहर हैं, क्योंकि इन पैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बदल दी गई है। एक डेट रहता है जो एक्सपायरी हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है, जोर के बोलो एक्सपायरी वर्ड। हम लोग डेट लगाते हैं, सही करके जोर से बोल, ऐसे लगाते हैं। पूरी फैक्ट्री एक्सपायरी प्रोडक्ट से भरी पड़ी थी। पुलिस पता लगा रही है कि इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। इसे मिटाते हो, ये तीनों का काम करती है। अगर आपका बच्चा भी रोजाना मैगी, बर्गर और चाउमीन खाने की जिद करता है और आप उसे फास्ट फूड खाने से रोकते नहीं हैं, तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जंक फूड खाने की आदत के कारण एक लड़की की जान चली गई। बस इन दो तस्वीरों को देखिए, ये दोनों लड़कियां एक ही है। एक जो अपने बर्थडे पर बहुत खुश है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के बेड पर है। फास्ट फूड लगातार खाना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसका दर्दनाक उदाहरण है। अहाना की लगातार चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उसकी आंतें खराब हो गई। छात्रा का ऑपरेशन किया गया। ठीक 4 दिन पहले फिर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। आज फास्ट फूड ने अधिकतर बच्चों को अपनी जद में ले लिया है और कई परेशानियों को जन्म दिया है। वजन बढ़ाना, ज्यादा कैलोरी, फैट और शुगर से तेजी से वजन बढ़ता है। हृदय रोग का खतरा होता है। हाई सोडियम और सैचुरेटेड फैट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क होता है। ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब से इंसुलिन रेसिस्टेंट हो सकती है। कम फाइबर से कब्ज, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं। फ्राइड फूड में कार्सिनोजेंस बनते हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बिजली विभाग की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा जरूर आएगा और आप अपना माथा भी पकड़ लेंगे, क्योंकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कारनामे ही कुछ ऐसा किया है। रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर के बिजली विभाग ने एक परिवार को 4 लाख से ज्यादा का बिजली बिल भेजा, वो भी उस शख्स के नाम पर जिसकी 26 साल पहले ही मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। दरअसल नरेंद्र नाथ द्विवेदी के नाम पर 30 दिसंबर 1999 को कनेक्शन लिया गया। 20 नवंबर 2025 को विभाग ने 4 लाख बकाया बताया, जबकि उपभोक्ता की मौत 2 फरवरी 1989 को हो चुकी थी। बहुत परेशान हूँ। एक आम आदमी 4 लाख का बिल, फिर अपना बिल जमा करे 4 लाख का आ जाए, वो कहाँ से जमा करेगा, इसका कोई आएगा नहीं। जैसे ही परिवार को बकाया का नोटिस मिला, उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। अधिकारियों ने जांच के बाद विभाग की गलती मानी और नोटिस को निरस्त करने की बात कही, लेकिन इस मामले ने बिजली विभाग की लापरवाही उजागर कर दी है। राजस्थान के जालौर से पंचायत का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने समाज, संविधान और महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यहाँ पंचों ने महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। 26 जनवरी से 15 गांव की बहू बेटियां कैमरे वाले फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। स्मार्ट इंडिया के दौर में पंचों के इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महिलाओं की आजादी के साथ आज भी परेशानी है। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। पंचों ने पाबंदी के साथ साथ महिलाओं पर एक एहसान भी किया है। बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है। पढ़ाई कराने वाली लड़कियों को फोन की अनुमति देकर ये दिखाया गया है कि उनका दिल कितना बड़ा है। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी, ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। डिजिटल युग में सिर्फ महिलाओं के लिए ये फरमान जारी करना उन्हें फिर से पीछे धकेलने की कोशिश नहीं तो क्या है। महाराष्ट्र के मुंबई में बुर्का ब्रिगेड ने एक चोरी को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर की गई इस चोरी को अंजाम आरोपियों ने बुर्का पहनकर दिया और लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखिए, बुर्का पहने 3 बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसते हैं। दुकान मालिक पर गन तानते हैं। गन देखकर दुकानदार डर के मारे हाथ खड़े कर देता है, जिसके बाद आरोपी दुकान में रखे सोने चांदी के जेवर बैग में भरने लगते हैं। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहन रखा था। आरोपी पूरी दुकान में रखा करीब 250 ग्राम सोना और 35,000 कैश लूटकर फरार हो जाते हैं। जिस वक्त आरोपी वारदात को अंजाम दे रहे थे,
उनका साथी दुकान के बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहा था। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। चंडीगढ़ में एक बार फिर फैंसी और वीआईपी वाहन नंबरों का क्रेज सिर चढ़कर बोलता नजर आया है। ऑनलाइन नीलामी में लोगों ने अपने शौक और स्टेटस के लिए लाखों से ऊपर की बोली लगाई है और नतीजा ये रहा कि परिवहन विभाग की झोली में करोड़ों की कमाई आई। चंडीगढ़ में आरएलए की तरफ से आयोजित सीएच सीरीज के वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी ने रिकॉर्ड बना दिया। 20 से 22 दिसंबर के बीच हुई नीलामी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फैंसी नंबर के लिए जमकर बोली लगी। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा CH01 DC 0001, जिसके लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली और आखिरकार ये वीआईपी नंबर 31,35,000 रुपए में बिका। आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट देखिए, जिसमें सारे वीआईपी नंबर, कितने दाम में कौन सा नंबर बिका, ये पूरा लिखा है। 0001, 0007 और 0009 जैसे नंबरों को लोग शुभ और खास मानते हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक इस ऑनलाइन नीलामी में कुल 485 वीआईपी नंबरों की बिक्री हुई, जिससे 2,96,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ। अब आपको हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आया एक हैरान कर देने वाला वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। दरअसल यहाँ हूटर बजाती हुई पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंची, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही पुलिस की एक और गाड़ी यहाँ पहुंची। फिर जो कुछ हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। सिरमौर के हरिपुरधार में पहुंची नकली पुलिस, लेकिन असली पुलिस की नजरों से बच नहीं पाई। जब पुलिस ने नकली पुलिस बनकर आए ठगों से पूछताछ की तो उनकी इस पुलिस वाले नकली खेल का गेम ओवर हो गया। हैरानी की बात यह है कि ये नकली पुलिस असली पुलिस की तरह पुलिस का बोर्ड लगी हुई गाड़ी से पहुंची थी। दोनों गाड़ियों पर हिमाचल की नंबर प्लेट लगी हुई थी। जब नकली पुलिस का सामना असली पुलिस से हुआ तो उनका पर्दाफाश होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बताया जा रहा है कि पुलिस की इन नकली गाड़ियों में एक नकली डीएसपी समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये लोग खुद को विजिलेंस और सीआईडी के अधिकारी बता रहे थे। इनमें से एक के पास एक रिवॉल्वर और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल इन नकली पुलिस वालों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगा रही है कि ये यहाँ किस कांड को अंजाम देने आए थे। उत्तर प्रदेश के औरैया में फिल्म शोले वाला सीन देखने को मिला। यहाँ एक शख्स प्यार के खातिर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। फिल्म शोले में तो वीरू को बसंती से प्यार हुआ था, लेकिन इस सिरफिरे को अपनी साली से प्यार हो गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, उसे समझाया जाने लगा। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद इस सिरफिरे को नीचे उतारा गया। पुलिस ने जब उससे टावर पर चढ़ने का कारण पूछा तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि टावर पर चढ़ने वाला 30 साल का शहरुद्दीन अपनी पत्नी की बहन के प्यार में पागल था और उससे शादी करना चाहता था, जिसे लेकर शहरुद्दीन और उनकी पत्नी में अक्सर लड़ाई होती थी। काफी दिनों से वो अपने परिवार को भी परेशान कर रहा था। वहीं जब परिवार और रिश्तेदारों ने उस पर दबाव डाला तो वो गुस्सा होकर टावर पर चढ़कर कूदने का ड्रामा करने लगा। गांव वालों के समझाने पर भी जब वो टावर से नहीं उतरा तो पुलिस और दमकल को फोन किया गया और फिर काफी समझाने के बाद शहरुद्दीन को नीचे उतारा गया। कई घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए काफी भीड़ जुट गई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब यहाँ एक युवक बुर्का पहने घूम रहा था और ताक झांक कर रहा था। तभी लोगों ने इसे देख लिया, पकड़ लिया और काफी देर पूछताछ के बाद ये युवक चकमा देकर यहाँ से फरार हुआ। कई लोग खड़े हैं, अफरा तफरी का माहौल है और बीच में एक युवक जिसे लोगों ने घेर रखा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसका बुर्का उतरवा दिया और फिर उससे पूछताछ करने लगे। काफी देर तक युवक को घेर कर लोगों ने पूछताछ की। तमाम कोशिशों के बाद उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इस दौरान युवक मौका देखकर वहां से भाग निकला। बताया ये जा रहा है कि जब बुर्का नशे पर लोगों की नजर पड़ी तो उसने पुरुषों वाले जूते पहने थे, जिससे लोगों को शक हुआ और उसे पकड़ लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि या तो प्रेम प्रसंग के चलते किसी युवती से मिलने आया था या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन बुर्के में ऐसे पुरुष का पकड़ा जाना और फिर फरार हो जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक मुसलमान युवक ने अपना नाम सोनू बताया और फिर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। छिड़खानी तक वो करने लगा, लेकिन जब पोल खुली तो हाथ में कलावा और कड़ा पहने सोनू तो रेहान खान का बेटा निकला। सोनू यूपी के फरूखाबाद का रहने वाला है। उसने इंस्टाग्राम पर अपने सोनू नाम की आईडी बनाई। लड़की को अपने जाल में फंसने के बाद उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया। लड़की चली भी गई, लेकिन सोनू की नीयत साफ नहीं थी और वो लड़की से छेड़खानी करने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सोनू को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं लड़की की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच की तो कलावा और कड़ा पहने सोनू तो खान निकला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। गुजरात के गिर जंगलों के बाहर भी अब बब्बर शेर देखे जा रहे हैं। ताजा वीडियो सामने आया है भावनगर के पालीताड़ा से। यहाँ अचानक हुई बब्बर शेर की एंट्री से हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। भाई ऐसा आ रहा है।
वीडियो विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थधाम पालिताना का है, जहां लोग घूमने निकले थे, लेकिन तभी शेर भी सैर पर आ गया। लेकिन शेर की ये सैर लोगों को रास नहीं आई, वो डर की वजह से भागने लगे। तो कुछ नीचे की ओर रुक जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। ये तो सीढ़ी पे चल रहा है। शत्रुंजय पर्वत की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ शेर इधर उधर देखता है और फिर जंगल की ओर चला जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वन विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है। दरअसल ये शत्रुंजय पर्वत गिरिराज पर्वत पर मौजूद जंगल का हिस्सा है, इसलिए अक्सर जंगली जानवर यहाँ दिखाई दे जाते हैं। फिलहाल यहाँ अब रेंजर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से अपील, जंगली जानवरों के देखकर शोर न मचाएं और दूर रहें। इस समय की एक बड़ी खबर, जमुई में करोड़ों की अवैध शराब नष्ट की गई है। अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया गया है। 1 करोड़ 40 लाख की ये शराब है जिसको नष्ट किया गया है। पुलिस लाइन में ये कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर से, जेसीबी मशीन से इसको नष्ट किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारियों की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। अवैध शराब थी जिसके ऊपर ये बुलडोजर चला दिया गया। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।